आज अनसुनी कहानियां में चर्चा उस शख्स की जिसे नेहरू और इंदिरा दोनों पसंद करते थे, लेकिन सोनिया गांधी से उसकी अनबन हो गई। कहानी उस नेता की जिसने जब राजनीति छोड़ने का मन बनाया तो थोड़े ही समय में वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। बात उस प्रधानमंत्री की जिसने अपने से अमीर विधायक से प्यार कर लिया और सन्यासी बनने की ठान ली। उसके प्यार से इंदिरा गांधी भी परेशान हो गई थी। बात कांग्रेस के उस कद्दावर नेता की जिसे पार्टी ने प्रधानमंत्री तो बनाया, लेकिन जब उसका निधन हुआ तो उसके शव को कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड नहीं आने दिया गया। आज अनसुनी कहानियां में चर्चा उस प्रधानमंत्री की जिसने 90 के दशक में उदारीकरण के जरिए देश की तस्वीर बदल दी और प्राइवेटाइजेशन का रास्ता मजबूत किया। बात उस प्रधानमंत्री की जो कांग्रेसी था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे राष्ट्रपति बनने का ऑफर दे दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। चलिए आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की अनसुनी कहानियां बताते हैं। तेलंगाना के लखनपल्ली गांव में जन्मे नरसिम्हा राव ने 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने की कहानी कितनी दिलचस्प होती है, यह नरसिम्हा राव की कहानी से बिल्कुल सटीक समझा जा सकता है। 1990 में नरसिम्हा राव के दिल का ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन के बाद जब नरसिम्हा राव ठीक हुए तो उन्हें लगा कि उनका सियासी सफर खत्म हो चुका है। इस बारे में विनय सीतापति ने अपनी किताब हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखा है। नरसिम्हा राव इस हद तक रिटायरमेंट के मोड में चले गए थे कि उन्होंने दिल्ली के मशहूर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया था, जिससे अगर भविष्य में वो कभी कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए तो उन्हें रहने की दिक्कत न हो। लेकिन अचानक सब कुछ पलट गया और जो नरसिम्हा राव दिल्ली छोड़कर जाने का प्लान बना रहे थे, अचानक उन्हें भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए कहा गया। दरअसल 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधान सचिव पीएन हक्सर को 10 जनपद तलब किया। उन्होंने हक्सर से प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार के बारे में पूछा तो हक्सर ने फौरन तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का नाम लिया। इसके बाद सोनिया गांधी ने नटवर सिंह और अरुण आसिफ अली को शंकर दयाल शर्मा का मन टटोलने की जिम्मेदारी सौंपी। जब शंकर दयाल शर्मा ने सोनिया गांधी के प्रस्ताव को सुना तो उन्होंने साफ कहा, मैं सोनिया की इस पेशकश से अभिभूत और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का पद एक पूर्णकालिक जिम्मेदारी है। मेरी उम्र और मेरा स्वास्थ्य मुझे देश के इस सबसे बड़े पद के प्रति न्याय नहीं करने देगा। शंकर दयाल शर्मा के मना करने के बाद सोनिया गांधी ने एक बार फिर हक्सर को तलब किया। इस बार हक्सर ने नरसिम्हा राव का नाम लिया। फिर आगे की कहानी इतिहास है। नरसिम्हा राव भारतीय राजनीति के ऊबड़ खाबड़ धरातल से ठोकरें खाते हुए सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। किसी पद को पाने के लिए उन्होंने किसी राजनीतिक पैराशूट का सहारा नहीं लिया था। 18 जून 1991 को चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस 521 में से 232 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। शरद पवार, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी जैसे नेताओं को पीछे छोड़ते हुए नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के लिए सोनिया गांधी की पसंद बने। नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के साथ साथ सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी सौंपी थी। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन थोड़े ही वक्त बाद राव की सोनिया गांधी से अनबन हो गई। आखिर जिस सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया, उसी सोनिया से राव की अनबन क्यों हो गई, यह बेहद दिलचस्प वाकया है। उन दिनों सियासत पर करीब से नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अर्जुन सिंह, माखनलाल फोतेदार और विंसेंट जॉर्ज ने सोनिया और राव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, तो वहीं नरसिम्हा राव किसी की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते थे। उस वक्त सोनिया गांधी सियासत में नहीं थी। सोनिया चाहती थी कि राव उन्हें रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्हें आजादी पसंद थी। एक वक्त तो नरसिम्हा राव कैबिनेट में फेरबदल के लिए सोनिया से सलाह मशविरा करते थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि सोनिया प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को फोन पर इंतजार कराती। इस बारे में नरसिम्हा राव पर किताब लिखने वाले विनय सीतापति कहते हैं, पहले नरसिम्हा राव महीने में 2 बार सोनिया गांधी से मिलने जाते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच इतनी दूरी बढ़ गई कि जब राव सोनिया गांधी को फोन करते तो सोनिया उन्हें फोन पर 4 से 5 मिनट तक इंतजार करवाती थी। उस समय राव ने अपने एक नजदीकी को बताया था कि मुझे निजी तौर पर फोन होल्ड करने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को जरूर है। सोनिया और राव की अनबन के बीच केंद्र सरकार ने बोफोर्स घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने घोटाले में राजीव गांधी पर लगाए गए सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया, जिससे राव और सोनिया का मनमुटाव दुश्मनी में तब्दील हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1996 में नरसिम्हा राव को कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। नरसिम्हा राव ने सियासी गलियारों के अलावा इश्क की गलियों में भी खूब सुर्खियां बटोरी थी।
विधानसभा में अपने ही साथी से उनके इश्क की चर्चा हर तरफ थी। राव के प्यार की कहानी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी परेशान हो गई थी। 36 साल के नरसिम्हा राव मंथनी से पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के नामी रेड्डी जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाली 33 साल की लक्ष्मी कांतम्मा विधानसभा पहुंची थी। लक्ष्मी बेहद पढ़ी लिखी, आकर्षक और तेज तर्रार थी। दोनों के बैकग्राउंड में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन नरसिम्हा राव की हाजिर जवाबी और बात करने के तरीके पर लक्ष्मी फिदा हो गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। उधर नेहरू और इंदिरा दोनों राव को पसंद करते थे, जिससे उनका सियासी ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्द ही राव मंत्री बन गए और फिर मुख्यमंत्री भी बने। वहीं लक्ष्मी भी बतौर सांसद अपनी पहचान स्थापित कर चुकी थी। दोनों के प्यार की खबरें बाहर आने लगी, जिससे नरसिम्हा राव की पत्नी सत्यम्मा परेशान हो गई। परिवार में फूट पड़ गई। लक्ष्मी से अफेयर की वजह से नरसिम्हा राव की अपने बेटों से नहीं बनी। जब इस अफेयर के बारे में इंदिरा गांधी को पता चला तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस के कई नेता राव के अफेयर की चर्चा इंदिरा से कर चुके थे, तो वहीं राव के बेटे भी इंदिरा से कई बार शिकायत कर चुके थे। एक बार जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वेंगल राव ने इंदिरा गांधी को राव के अफेयर के बारे में बताया तो इंदिरा नाराज हो गई। उन्होंने झुंझलाकर यहाँ तक कह दिया था कि पीवी का आखिर क्या करे। पीवी ने लक्ष्मी कातम्मा के साथ फ्लर्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके बेटे पर दया आती है, वो खुद परेशान है। लक्ष्मी और राव के प्यार के किस्से सियासी गलियारों में खूब चर्चित हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राव लक्ष्मी का अफेयर सिर्फ अफेयर तक ही सीमित रह गया। लक्ष्मी ने अचानक से राजनीति छोड़ने का मन बना लिया और आध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया। लक्ष्मी दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़ साध्वी बन गई। वह चाहती थी कि राव भी दुनियादारी छोड़कर आध्यात्म में उनके साथ चले। ऐसा कहा भी जाता है कि राव ने भी मन बना लिया था, लेकिन उस समय की सियासी घटनाओं के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। लक्ष्मी और राव की आंच से राव के परिवार को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि राव अपने बेटों को देखना तक पसंद नहीं करते थे। 10 साल की उम्र में राव की शादी सत्यम्मा से हुई थी, जिनसे 3 बेटे और 5 बेटियां हुई। जब राव प्रधानमंत्री बने तो पीएम आवास में सिर्फ छोटे बेटे प्रभाकर राव को ही बिना शर्त आने और रहने की इजाजत थी, जबकि बड़े बेटे रंगा राव, जो आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री थे, वह पिता से बात करने से कतराते थे और दूसरे बेटे पीवी राजेश्वर को सिर्फ पत्नी और बच्चों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास में आने की इजाजत थी। अनसुनी कहानियां में बात नरसिम्हा राव की हो रही है तो राम मंदिर की चर्चा ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई तो उस वक्त देश की कमान राव के हाथों में ही थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव क्या कर रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को रविवार का दिन था। राव सुबह 7 बजे सोकर उठे। अखबार पढ़ने के बाद आधा घंटा ट्रेडमिल पर वॉक किया। इसके बाद उनके निजी डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी आए और उन्होंने राव के खून और पेशाब का नमूना लिया और फिर दोनों बतियाने लगे। रेड्डी के जाने के बाद दोपहर 12:20 पर राव ने टीवी खोला तो देखा कि हजारों कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़ गए हैं। 1:55 पर पहला गुंबद नीचे गिर चुका था। दिल के मरीज राव ने कथित तौर पर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। शाम 6 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट बैठक के बारे में अर्जुन सिंह ने बाद में बताया कि पूरी बैठक के दौरान नरसिम्हा राव इतने हतप्रभ थे कि उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हालांकि बैठक के दौरान माखनलाल फोतेदार बुरी तरह रोने लगे, लेकिन कई लोगों ने बाबरी विध्वंस में नरसिम्हा राव पर सवाल उठाए तो कई लोगों ने उनका बचाव किया। पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में दावा किया है कि जब कार सेवक बाबरी मस्जिद को गिरा रहे थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपने निवास पर पूजा में बैठे थे, तो वहाँ से वे तभी उठे जब मस्जिद का आखिरी पत्थर हटा दिया गया। हालांकि कई लेखकों ने इस दावे को लेकर कुलदीप नैयर पर ही सवाल उठा दिए और पूछा कि क्या उस वक्त कुलदीप नैयर वहां मौजूद थे जब राव पूजा कर रहे थे। मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव की बड़ी खोज माना जा सकता है। मनमोहन सिंह को सियासत में लाने का श्रेय राव को जाता है। शपथ ग्रहण समारोह से 3 घंटे पहले राव ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दफ्तर में फोन लगाया और मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। राव ने फोन पर मनमोहन सिंह से कहा, मैं आपको अपना वित्त मंत्री बनाना चाहता हूँ। अगर हम सफल होते हैं तो हम दोनों को इसका श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर हमारे हाथ असफलता लगती है तो आपको जाना पड़ेगा। वहीं 1991 के बजट से 2 हफ्ते पहले जब मनमोहन सिंह बजट का मसौदा लेकर राव के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे खारिज कर दिया और नाराजगी जाहिर करते हुए बोले, अगर मुझे यही चाहिए था तो मैंने आपको क्यों चुना। उसके बाद वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जो बजट पेश किया वह नजीर बनी। आज तक उन आर्थिक सुधारों की चर्चा होती है। प्रधानमंत्री राव के साथ मनमोहन सिंह की दोस्ती प्रगाढ़ होती गई। राव की तारीफ करते हुए मनमोहन सिंह कहा करते थे,
कैबिनेट में हर कोई मेरे खिलाफ हुआ करता था, लेकिन मेरे पास हमेशा एक शख्स का बहुमत होता था, वो थे प्रधानमंत्री राव। बाद में जब यूरो मनी ने 1994 में मनमोहन सिंह को सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का पुरस्कार दिया तो उन्होंने अपने भाषण में इसका श्रेय नरसिम्हा राव को दिया। नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के तमाम किस्से मशहूर हैं। तमाम रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी थी तो उन्होंने नरसिम्हा राव से समर्थन लेने की कोशिश की थी। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने राव को राष्ट्रपति बनाने की भी पेशकश की थी, लेकिन राव ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह कांग्रेस से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इस बारे में राजनीतिक सलाहकार N.K. शर्मा ने बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पिता को जानते थे। मैं उनकी तरफ से यह प्रस्ताव लेकर नरसिम्हा राव के पास गया था। पेशकश ये थी कि उनके खिलाफ चल रहे सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और 1997 में राष्ट्रपति पद के लिए वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन नरसिम्हा राव ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हालांकि उसी कांग्रेस ने बाद में उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया। 23 दिसंबर 2004 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। श्रद्धांजलि के लिए उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया गया, लेकिन उनके शव वाहन को गेट पर ही रोक दिया गया। जिस कांग्रेस के लिए राव ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसी पार्टी ने उनके अंतिम संस्कार से किनारा कर लिया और उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया। सोनिया गांधी के सुरुख से पूरा देश हैरान था। मरने के बाद भी अपमानित होकर राव का शव दिल्ली से दूर हैदराबाद पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश में आर्थिक सुधारों की नींव रखने वाले प्रधानमंत्री का अंत में ऐसी दशा होगी यह किसी ने न सोचा था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।